हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो गाइस, आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग दो। हमने ये नई स्टोरी की शुरुआत करी है, तो प्लीज़ आप सब लोग अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इस कहानी का पहला भाग अपलोड हो चुका है, ये है दूसरा भाग। अब तक आपने पढ़ा था युवराज माही को प्रपोज करता है। माही गुस्से से उससे बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे को एक्टर हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो फिर कभी ऐसी बात मत करना मुझसे। इधर प्रिंस की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मिष्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो इतना आप पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, आप देखते हैं आगे। अगली सुबह मिष्टी प्रिंस को अपने सीने पर सुलाए खुद भी गहरी नींद में सो रही थी और तभी प्रिंस कसमसाने लगा उसे। उसके कसमसाने से मिष्टी की आंखें खुल गईं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र प्रिंस की काली गहरी नज़रों से मिली, जो उसे टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मिष्टी ने उन आंखों को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान, जग गया तू। बहुत ही अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे देखकर। ये कहते हुए वे नीचे झुकी और प्यार से उसके माथे पर किस कर ली। प्रिंस अपनी पल के झपकाते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, मम्मा, मुझे चॉकलेट खाना है। ये सुनकर मिष्टी मुस्कुराते हुए बोली, बेबी, सुबह सुबह आपको चॉकलेट नहीं खानी चाहिए और अभी तो आप सोकर उठे हो ना। मुझे आपको फ्रेश भी कराना होगा और फिर आज हमें हॉस्पिटल भी तो जाना है ना। ये सुनकर प्रिंस ने अपना मुंह फुला लिया और वो मिष्टी की गोद में उठकर बैठ गया और टुकुर टुकुर मिष्टी को घूरता रहा और फिर बोला, प्रिंस को कहीं नहीं जाना है। आप प्रिंस को इंजेक्शन लगवाओगी ना। ये सुनकर मिष्टी प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, बेबी, मैं ऐसा जानबूझकर तो नहीं करती हूँ ना आपके साथ। ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप पूरी तरह से बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। तभी उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मासूमियत के साथ ऊपर से नीचे तक देखा और फिर काफ़ी ज़्यादा छोटा सा और गोल मटोल सा था प्रिंस। खुद को देखते हुए उसने मासूमियत के साथ मिष्टी की तरफ देखकर बोला, पल, प्रिंस को तो कुछ भी नहीं हुआ है मम्मा, वो तो बिल्कुल ठीक है ना। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इसके जवाब में मिष्टी आंखों में आंसू भर आए और वे उसे अपनी सीने से लगाते हुए बोली, अपने आप ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही कभी आपको कुछ होगा, क्योंकि आपकी मम्मा आपको कभी कुछ नहीं होने देंगी और आप बहुत ही जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए वे उसके माथे पर किस कर लेती है और फिर तभी प्रिंस ने मुंह फुला कर कहा, मासी कब आएंगी माँ? मासी से मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर मिष्टी मुस्कुराते हुए कहती है कि कल आपकी मौसी ने आपके पास कॉल किया था, वो आपसे बात करना चाहती थी, मगर आप सो रहे थे। आप मेरा वेट करो, अभी आपकी उनसे बात कराती हूँ। वो उसको नंबर डायल करती है। ये कहते हुए मिष्टी ने अपना फ़ोन उठाया और उसने डायरेक्ट माही के पास कॉल डायल कर दिया। उधर से माही ने वीडियो कॉल किया तो प्रिंस तुरंत फुदकते हुए फ़ोन को अपने हाथ में ले लेता है और बहुत ही क्यूटली बोला, मासी, आपका चैम्प बॉय आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। उधर से माही जो सेट पर मौजूद थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मौसी भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हैं बेटा। अभी प्रिंस ने मुंह फुलाते हुए कहा, अगर आप मुझे मिस करते होते तो आप मेरे पास आ जाते। आप अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। ये सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही जल्द मैं आपके पास आऊँगी। यहाँ पर मेरी शूटिंग ख़त्म हो गई है, कल तक मैं आपके पास रहूँगी। प्रिंस की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मेरी प्यारी मौसी। जिसके जवाब में माही ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर फिर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, लव यू मासी। तभी फिर माही ने भी उसे लव यू कहा और फिर मिष्टी उससे फ़ोन लेते हुए बोली, अब आपने अपनी बात कर लिया है ना अपनी मासी से, तो अब जाओ, जाकर आप थोड़ी देर बाहर खेलो, मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास आऊँगी, फिर आपको फ्रेश करवा दूँगी। ओके। ये सुनकर छोटे से प्रिंस ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर वो वहाँ से सीधा फुदकते हुए बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद माही ने मिष्टी से कहा, दी, मुझे प्रिंस की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा उतरा उतरा हुआ लग रहा था। उसे कहीं फिर से उसे फीवर अटैक तो नहीं आया है? बोलिए। ये सुनते ही मिष्टी ने कहा कि फिर से उसे वही हुआ है माही। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। डॉक्टर ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा, वरना ये कहते कहते वो रुक जाती है। तभी माही ने कहा, दी,
मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं घर वापस आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे अच्छे से डिटेल में इसके बारे में बात करूँगी। तब तक आप प्रिंस का अच्छे से ख्याल रखना, उसे एहसास भी मत होने देना कि उसे क्या हुआ है। इसके जवाब में मिष्टी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर माही ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद किसी और का भी इसके फ़ोन पर कॉल आया था। उसने अपना कॉल पिक किया और फिर उधर से किसी एक लड़की की आवाज़ आई, मैडम, क्या आप आज ऑफिस नहीं आ रही हैं? ये सुनकर मिष्टी थोड़ा सा उदास मन के साथ कुछ सोचते हुए कहती है कि एक्चुअली आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो आज मैं उसी के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। बहुत ही मुश्किल है कि आज मैं ऑफिस आ पाऊँ। इधर माँ ही जो प्रिंस की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ रही थी। वो अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलती है, काश ऐसा ना हुआ होता मिष्टी दी के साथ। उनकी तो पूरी लाइफ ही ख़राब कर दी है उस इंसान ने। अब मैं क्या करूं? उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। माही जो अपने सेट पर तैयार हो रही थी, उधर युवराज जो माही को लगातार घूरते जा रहा था और अपने दिमाग में कुछ अलग ही प्लान बनाता जा रहा था। इसी के साथ इधर मिष्टी जो बहुत ही गहरी सोच में बैठी थी, उसने तुरंत ही फ़ोन को रिसीव किया और बोला कि ठीक है, इसीलिए मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो तुम बॉस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना और कॉस्मेटिक के जितने भी प्रोडक्ट आने वाले हैं उसे मैं कल जाकर हैंडल कर लूँगी। जिसके जवाब में उधर से उस लड़की ने कहा कि ऑल राइट मैडम, मैं बॉस से बता दूँगी। मैडम आप अपने बेटे का ख्याल रखिए। जिसके बाद मिष्टी ने कॉल कट कर दिया और गहरी सांस लेकर बोली, अभी जिस तरह से मेरे प्रिंस की हालत है ना, उसे देखकर तो मैं बिल्कुल भी काम पर अब बिल्कुल नहीं जा सकती। ऑलरेडी काम के चलते ही उसे बहुत ही कम टाइम दे पाती हूँ मैं, पर अब तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। ये सब सोचते हुए वे कमरे से बाहर निकल गई, मगर मिष्टी की आंखों में एक अलग ही आंसुओं की बह रही थी। इधर दूसरी तरफ दुबई में सुबह का वक्त था। एक कैटेज के अंदर किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आप सब बैड अंकल हो, छोड़ो मुझे, आज तुम सब ने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं सबकी कंप्लेंट कर दूंगी और फिर तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। ये कहते हुए ज़मीन पर बैठी वो बच्ची जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वे लगभग 3 से 4 साल की थी। वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहने हुए थी, वे काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी थी और गोल मटोल सी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इस वक्त गुस्से से भरी हुई थी। बाकी बच्चों की तरह उसमें अपने सामने मौजूद गुंडों को देखकर डर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि गुस्सा था और इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। वहीं सामने 4 से 5 इंसान मौजूद थे जो छोटी सी बच्ची को इस तरह से बोलते हुए देख एक दूसरे से बोल रहे थे, क्या इस लड़की को हमें देखकर डर नहीं लग रहा? क्या इसे नहीं पता कि इसके साथ हम क्या करने वाले हैं? तभी दूसरे वाले ने कहा कि जिस तरह से ये इतनी छोटी सी होकर बोल रही है, मुझे नहीं लगता कि इसे हमसे डर लग रहा है। आजकल के बच्चे तो हमें दूर से ही देखकर डर जाते हैं। हम वैसे भी कितने ज़्यादा दिखने में डरावने लगते हैं, पर इस लड़की को हम कब से डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह तो डरने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि हमें ही धमकी दी जा रही है। लगता है अब हमें जल्द से जल्द इसका काम तमाम करना ही होगा, जिसके लिए हमें पैसे मिले हैं। यह कहकर वे बीच में मौजूद इंसान जिसके चेहरे पर एक कट का निशान था, वे उस लड़की के करीब झुकने लगा और उस लड़की ने एक बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहन रखा था और इस वक्त उसकी छोटी उम्र से भी ज़्यादा लंबे बाल जिसे वो बार बार अपने बंधे हुए हाथों से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तभी वे गुंडे उसकी तरफ झुकते हैं और दूसरे ने छोटी सी बच्ची के बाल को पकड़ते हुए बोला, अकड़ तो बहुत है तेरे अंदर, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम तुझे यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए हैं। उस बच्ची को यह सब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वे फिर से चिल्लाते हुए बोली, मुझे जाने दो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हूँ, खेलने के लिए गई थी, पर तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तुम सब ने को अब मैं पनिशमेंट दिलवाऊंगी। मेरे चाचू और डैडी दोनों मिलकर तुम्हें पनिश करेंगे। तुम बुले 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 अंकल हो। यह सुनकर वो सभी गुंडे जोर से हंसने लगे, जैसे उन्हें किसी का डर ही नहीं लग रहा था और ना ही किसी बात का कोई फर्क पड़ रहा हो। उन गुंडों को हंसता देख वो छोटी सी बच्ची और भी ज़्यादा गुस्से में भड़क गई। मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो, मेरे चाचू डैडी तुमको छोड़ेंगे नहीं, सबको पनिश करेंगे, छोड़ो मुझे, जाने दो। लेकिन तभी वे गुंडे नीचे झुके और कसकर उस लड़की के बालों को पकड़ लिया और
और जिससे वह छोटी सी बच्ची ज़ोर से चिल्लाती है और फिर उसकी आंखों में से आंसू भर आते हैं। उसका मासूम सा चेहरा और फूले हुए गाल पर आंसू गिर गए। वे रोते हुए बोली कि मुझे दर्द हो रहा है। आपने चच्चू और डैडी से बताऊंगी कि तुम सब ने मेरे बाल खींचे हैं, फिर वो तुम सबको पनिश करेंगे। छोड़ो मेरा हाथ। ले वो गुंडा अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और चाकू काफ़ी ज़्यादा शार्प था। उस चाकू को वो गुंडा उस छोटी सी बच्ची के पेट की तरफ घुमाते हुए बोला, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम इतने अमीर खानदान की इकलौती औलाद हो और अमीरों के तो अक्सर बहुत ही ज़्यादा दुश्मन होते हैं। तुम्हें पता है तुम्हें मारने के लिए हमें कितने ज़्यादा पैसे मिले हैं, जितना कि हमने कभी किसी को मारने के लिए नहीं मिले होंगे। जितना तुम जैसी छोटी सी बच्ची को मारने के लिए हमें इतने सारे पैसे मिले हैं और अब हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये कहते हुए वे गुंडा गुस्से के साथ आगे बढ़ा और वे जैसे ही उस बच्ची के पेट में उस चाकू को आर पार करता, लेकिन उससे पहले ही वे बच्ची जोर से चिल्लाई, तभी किसी ने झटके के साथ दरवाज़ा खोला और एक गोली उस गुंडे के हाथ के आर पार हो गई, जिससे वे गुंडा उस चाकू को वहीं पर छोड़कर ज़मीन पर गिर गया। और फिर वे गुंडे चिल्लाते हुए सामने की तरफ देखने लगे। गार्ड्स जो काले कपड़ों में अंदर की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें गार्ड के बीच एक इंसान ब्लैक चश्मा लगाए और ब्लैक सूट बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अंदर की तरफ आ रहा था, उन सभी को देखकर वे गुंडे एक पल के लिए घबरा गए और आसपास देखते हुए बोले, ये जगह तो हमारी है ना? इस जगह पर तो कोई भी नहीं आ सकता चाहकर भी। तो फिर कैसे ये सब यहाँ पर पहुँच गए हैं? हमें यहाँ से भागना होगा वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ वे गुंडे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनको गार्ड्स ने अपनी चुंगल में फंसा लिया था। और वहीं उस बच्ची ने जैसे ही सामने मौजूद इंसान को देखा, वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, चाचू चाचू प्लीज़ हेल्प मी। उस इंसान ने अपने चश्मे को निकाला और वे सीधा उस बच्ची की तरफ बढ़ा और दूसरे ही पल उसने उस बच्ची के हाथ को खोला और अपने सीने से लगा लिया। वहीं वो बच्ची उस इंसान के सीने से लगते हुए जल्दी जल्दी से जोर जोर से सांसें लेकर बोली, चाचू ये सब बुले हैं, इन लोगों ने मुझे डलाया है और मेरे बालों को भी खींचा है। ये सुनकर जिस इंसान के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वे सख्त हो गए और उसने वापस से उस बच्ची को नीचे उतारा और उसके गालों को अपने हाथों में फड़ते हुए बोला, सामिया बेबी जस्ट काम डाउन, किसी की इतनी औकात नहीं है जो आपको रुला सके। इसी के साथ उस इंसान ने सामिया को वहीं ज़मीन पर खड़ा कर दिया और फिर उसने अपने कमर के पीछे से गन निकाला और वे सीधा उस गुंडे की तरफ गुस्से के साथ बढ़ा। वो गुंडा इस वक्त गार्डों के बीच में दबा हुआ था। तभी उसने उन सभी गार्ड को अलग किया और एक तेज पंच उस गुंडे के मुंह पर मारा। वह गुंडा वहीं ज़मीन पर गिरा और फिर वो तुरंत ही उस शख्स के पैरों को पकड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़, मुझे इस बच्ची को मारने के लिए पैसे मिले थे, आप चाहो तो मैं वो पैसे भी आपको वापस कर देता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। तभी उस शख्स ने गुस्से के साथ उसका कॉलर पकड़ा और सख्त आवाज़ में बोला कि क्या तुम्हें नहीं जानते हो कि वो किस खानदान से बिलोंग करती है, जो तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की? सामिया अग्निहोत्री वे अतुल अग्निहोत्री की इकलौती बेटी और मलंग अग्निहोत्री की इकलौती भतीजी, जिसे छूने की या फिर उसे आंख भर देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती है। तुमने उसे किडनैप करने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसी के साथ मलंग अग्निहोत्री ने अपने हाथों में मौजूद गन को उस गुंडे के मुंह के अंदर डाला और अपने गन की सारी गोलियां उसके मुंह के अंदर उतार दी। वे गुंडा खून की उल्टियां करने के साथ साथ जोर से चीखा और फिर वहीं पर उसी वक्त वो मर गया। इतनी भयानक मौत देखकर वहां मौजूद सभी गुंडे पसीने से डूब गए। तभी एक गार्ड ने घबराते हुए मलंग की तरफ देखकर बोला, बॉस सामिया बच्ची बेहोश हो गई है। सुनते ही मलंग के एक्सप्रेशंस बदल गए और वे अपने लेदर के शूज से उस गुंडे के मुंह को बेरहमी के साथ कुचलते हुए बोला, आपसे कोई भी हिम्मत नहीं करेगा उसे छूने की, क्योंकि मलंग अग्निहोत्री जो मौत का दूसरा नाम है। इसी के साथ उसने जोर से एक लात उस गुंडे के पेट पर मारी। वे गुंडा जाकर गिरा और फिर मलंग जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सीधा सामिया की तरफ बढ़ा और उसे अपनी गोद में लेकर सोचते हुए उसे गालों पे किस करते हुए वहाँ से लेकर बाहर की तरफ निकल गया। तो फ्रेंड, इस कहानी का ये अध्याय को हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में अब आगे कौन सा ट्विस्ट आने वाला है और कौन है ये मलंग और अतुल अग्निहोत्री, क्या कनेक्शन है इनका
माही और मिष्टी के साथ। तो ये सब देखने के लिए आपको पता चलेगा इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप किसकी लव स्टोरी ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, मलंग माही की या फिर मिष्टी अतुल की? तो गाइज़ आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में कि कौन रिश्ता है इन लोगों का आपस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।